निवेश सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए किया प्रेरित। शाम को परमार्थ निकेतन जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश को आज मिली 343 अफसरों की फौज। श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। देहरादून रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती का एक और आरोपी अरेस्ट। मुठभेड़ में लगी गोली। 2 लाख के इनामी बदमाश को यूपी के पीलीभीत से किया गिरफ्तार। रुड़की में बुजुर्ग महिला पर पिटबुल डॉग ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुई महिला हायर सेंटर किया रेफर। देवभूमि लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अमित शाह पहुंचे हैं और आपको बता दें आज समिट का समापन होना है। समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना में पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था। मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था
वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। मैं खंबाता जी को सुनता था। खंबाता जी, आपका हौसला बहुत बुलंद है, मगर लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। IMF ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा। मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। ये सारे शुभ संकेत भारत आज क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की GDP में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतने सारे मल्टी डायमेंशनल बदलाव भारत के अंदर जो हुए एक विजनरी लीडरशिप के कारण। मित्रों, हम सब ने अभी अभी G20 को देखा है। G20 के अंदर आए हुए विदेशी मेहमानों से जब बात होती थी, वो सभी लोग कहते थे हम कई G20 समिटों में गए हैं, 1, 2 या 3 ही शहर में
यजमान देश व्यवस्था कर पाते थे, भारत ने सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और देश के 60 स्थानों पर विदेशी मेहमानों को पहुंचाकर भारत का परिचय कराने का काम किया। और मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं मित्रों कि दिल्ली डिक्लेरेशन ये कूटनीतिक क्षेत्र में भारत के परचम को आसमान तक ऊंचा ले जाने वाला दिल्ली डिक्लेरेशन है। ये दिल्ली डिक्लेरेशन को कई दशकों तक याद किया जाएगा और इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने की जो घटना। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। अभी हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से हो। उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से IND24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनसे बात करेंगे। सर, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किस तरीके की सर तैयारियां हैं? पार्टी पूरी तरह से 2024 के चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के लगातार जनता के बीच में है। तमाम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो उपलब्धियां की है उनसे अवगत कराया जा रहा है और पार्टी का जो संगठन है उसको बूथ लेवल पर और सुदृढ़ और मजबूत करने का काम लगातार हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा किया जा रहा है। सर, उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, आप भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपकी नीति पर जिस तरीके से कार्य इसमें किए जा रहे हैं, पहाड़ की बात हो, पर्यटन की बात हो, इसमें जो है कार्य किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण सर इसको मानते हैं? नहीं, अच्छा काम कर रहा है सरकार। अभी जो इन्वेस्टर समिट, अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हजारों करोड़ रुपया ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाएगा। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने IND24 के साथ में यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से लोहाघाट के JIC खेल मैदान में चल रही 4 दिवसीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का समापन किया गया। SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने प्रतियोगिता का समापन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दूरस्थ क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो समेत अन्य प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। बता दें कि वीडियो लोहाघाट अशोक अधिकारी ने खेल महाकुंभ के सफल संचालन के लिए सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया।
तो लोहाघाट का जो ब्लॉक स्तरीय महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है 4 दिनों से, उसमें हमारी जो प्रतिभाएं होती है उनको एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है और जो उनकी कमियां होती हैं कि क्या कमी रह गई है, जब वो खेलेंगे ग्राउंड में उतरेंगे तब उन्हें कमियां भी पता चलती हैं और भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं जिसके लिए वो अपने को तैयार कर सके। तो ये एक अच्छा आयोजन है जो सरकार की ओर से किया गया है, हमारे विभागों के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है, जिससे कि हमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलती है। कोच को भी सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने। पिछले कुछ दिनों से आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र में वोटर लिस्ट बनाने का काम चल रहा है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम लोहाघाट रिको बिस्ट ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में नई वोटर लिस्ट बनाने का काम संपन्न हो गया, जिसमें घर घर जाकर नई वोटर लिस्ट तैयार की गई है और मतदाताओं के नाम जोड़े घटाए गए हैं। साथ ही ऐसे मतदाता जो अपने घरों में नहीं मिले उनसे फोन पर बात करके जरूरी जानकारी ली गई। नगर पंचायत नगर पालिका लोहाघाट का मतदाता सूची का कार्य चल रहा था, वो आज पूर्ण हो गया। इसके एक शासन से डेडलाइन आई थी तो उसका कार्य पूर्ण कर लिया गया। इसमें मेरे द्वारा संगणकों की और पर्यवेक्षकों की बैठक ली गई है कि किसी भी मतदाता का नाम ना छूटा हो। तो उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि जो मतदाता घर में नहीं मिला तो उसमें हम 3 समय में अलग अलग समय में वहाँ पे गए और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई कि ये कहाँ है। उनके दूरभाष नंबर लिए गए तो दूरभाष नंबर से वार्ता करके जो आवश्यक कागजात थे वो लेके उनका नाम सूची में चढ़ाया गया है। कोई भी पात्र मतदाता छूटा नहीं है। आज हमने 100% इसका काम पूर्ण कर दिया। हरिद्वार में लघु व्यापारियों ने निगम प्रशासन पर शहरी विकास मंत्री की अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि सितंबर के महीने में शहरी विकास मंत्री ने हरिद्वार में पेंटिंग जोन बनाने का शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास के पत्थर नहीं लगाए गए थे, जिसको लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्य नगर आयुक्त से मिलकर शिलान्यास के पत्थर लगाने की मांग की है और साथ ही निगम प्रशासन पर छोटे व्यापारियों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते छोटे व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने व्यापारियों की सभी समस्याओं को सुना और 15 दिन के भीतर उनके निदान करने का आश्वासन भी दिया। 2023 को माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमारे 3 वेंडिंग जोन का उद्घाटन करा था, चौथे का शिलान्यास किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारा निर्माण विभाग है उसने अब तक वो पत्थरों का ना तो वहाँ पर जो है लगाए गए हैं साइड पे, और बार बार ये दुआई दी जा रही है कि भाई इसका टेंडर किया जाएगा। खेत का विषय था जो आज हमने नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया, और अन्य क्षेत्रों में जो हमारे उत्तरी हरिद्वार के जो वेंडिंग जोन है उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन हो। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारी गहन से चर्चा हुई है और हमें आश्वासित किया है उन्होंने कि इसी हफ्ते के अंदर मैं टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाऊंगा। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में बुलाकर सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। सुतारगंज गणेश मंदिर निवासी नितिन कुमार कुशवाहा के चिकन खाने से जीभ कट गई थी, जिसके बाद उसके परिजन उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने युवक की जीभ में टाके लगा दिए, जिससे पीड़ित का खून बहने लगा और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजन कार्रवाई की मांग करने लगे और कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझाकर घर भेज दिया और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले उसे थोड़ी सी लग गई थी, हल्का हल्का खून रस रहा था, उसने रुई और मतलब कि थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी। मैंने कहा चल तो दिखा लेना, थोड़ा कहीं पे दवाई वगैरह ले लेना, कोई ट्यूब वगैरह देगा ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता वो यहाँ पे चलाया और इसने टाके लगा दिए उसमें। फिर 4-5 दिन आईसीयू में पहले रहा, फिर मतलब कि ठीक हो गया, जनरल में आ गया। फिर भी बहुत खून निकलता था, जीभ बिल्कुल काली पड़ गई थी इन्फेक्शन की वजह से शरीर में। उसके बाद अचानक से उसे दौड़ा पड़ा, पता नहीं क्या हुआ, उसकी खून फिर से शरीर में कम हो गया क्योंकि वो टेटनस से वो इन्फेक्शन बन गया था शरीर में। फिर डॉक्टर मतलब क्या कहते हैं आईसीयू में लेके गए, उसके बाद वहीं दम तोड़ दिया। ब्लड निकलते ही निकलते दम तोड़ दी बच्चे ने। जीभ में ब्लड थोड़ी आ रहा था तो टाँके भर दिए। जब टाँके भरे तो इसका मुंह सूज गया बहुत बड़ा। तो टुन्ना सर ने कहा कि तुमने ये क्या किया, कहाँ करवाया आया। तुमने भगाया कि और जाओ और जहाँ लगवाए कटवा ले इसको। तो ये आए यहाँ कटवाने लड़का, तो हड़बड़ी में इनने टाँके काटते वगैरह सब उसकी नसें काट दी। जब नसें काट दी तो वो ब्लड नहीं रुका तो राममूर्ति ले गए। तो उतने भी डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं होता ऐसा, ये गलत हुआ। गणेश मंदिर के पास एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पुत्र की
इलाज के दौरान एक चिकित्सक द्वारा लापरवाही उसमें बरती गई और उस लापरवाही की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जांच की जा रही है फिलहाल प्रकरण की, और इसमें जो नियमानुसार इसमें कमेटी गठित होगी उसके द्वारा जांच की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें लिखा गया एप्लीकेशन में उनके द्वारा बताया गया कि चिकन खाने के दौरान उनकी जीभ कट गई थी, तो उसी के उपचार के दौरान ये घटना घटी है और उसके बाद उन्होंने यहाँ उपचार कराने के बाद बरेली में भी उपचार कराया जिसके दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में सड़क से ठेला हटाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। वहीं जांच के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह टोबाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई थी जिसमें एक आम गाड़ी को खड़ा करने को लेकर ही एक झगड़ा हुआ था, जिसको आपसी जो मतभेद है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और आगे इससे जो धार्मिक सद्भाव है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस की ओर से ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जो आगे की अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें एप्लीकेशन आई हैं या जो पृथक तहरीर आई है उस पर भी कार्रवाई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।